अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। हालात इस कदर बिगड़े कि अमेरिका ने कैरिबियन सागर में वेनेजुएला के तट के पास 7 युद्धपोत और एक परमाणु संचालित पनडुब्बी तैनात कर दी है। कहा जा रहा है कि यह कार्रवाई लैटिन अमेरिकी ड्रग कार्टेल से उत्पन्न खतरों को ध्यान में रखकर की गई है, लेकिन जानकारों का मानना है कि सिर्फ ये वजह नहीं है, बल्कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर दबाव बनाने की भी एक राजनीति है। अमेरिका के इस कदम ने वेनेजुएला की राजनीति और लोगों में हलचल पैदा कर दी है। वेनेजुएला ने भी जवाबी कदम उठाते हुए 26 अगस्त को ही अपने युद्धपोत और ड्रोन तट की गश्त पर भेज दिए। ये ड्रोन उस हथियार कार्यक्रम का हिस्सा है जिसे वेनेजुएला ने पिछले 1 दशक में विकसित किया है। मियामी हेराल्ड की एक रिपोर्ट बताती है कि इस कार्यक्रम पर ईरान का गहरा प्रभाव है और इसे लैटिन अमेरिका में सबसे हाईटेक मानव रहित ड्रोन में से एक माना जाता है। ईरानी ड्रोन का एक पूरा बेड़ा तैनात। 2012 में तत्कालीन राष्ट्रपति ह्यूगो चावेज ने घरेलू स्तर पर निगरानी ड्रोन बनाने का ऐलान किया था। शुरुआत ईरानी मोहाजिर 2 ड्रोन किटों से हुई, लेकिन आज वेनेजुएला 2 ही ड्रोन, हथियार से भरे ड्रोन, स्टिल्थ ड्रोन और विस्फोटक से लैस कामिकाजे ड्रोन तैयार कर चुका है। अरबों डॉलर के इस गुप्त कार्यक्रम को ईरान की मदद से पूरा किया गया है। नवंबर 2024 में वेनेजुएला और ईरान ने अपने रिश्ते और मजबूत करते हुए वीजा छूट, तकनीकी हस्तांतरण और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रशिक्षण पर समझौते किए थे। जानकारी के अनुसार वेनेजुएला की ये ड्रोन अमेरिका के लिए खासी बड़ी चुनौती है। ईरानी ड्रोन काफी हाईटेक माने जाते हैं और युद्ध में इस्तेमाल किए जा चुके हैं। अमेरिका ने प्यूर्टो रिको में 10 F-35 लड़ाकू विमान भेजे। बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने प्यूर्टो रिको में 10 F-35 लड़ाकू विमान भेजे हैं जो ड्रग कार्टेल्स पर कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा कैरिबियाई सागर में अमेरिकी नौसेना के कई जहाज मौजूद हैं, जिनमें मिसाइल विध्वंसक जहाज और 3 बड़े सबमरीन भी शामिल हैं। कुल मिलाकर 4000 से ज्यादा मरीन और नौसैनिक इस मिशन का हिस्सा बताए जा रहे हैं। वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने क्या कहा? इस बढ़ती सैन्य गतिविधि पर वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने कहा है कि 90% से ज्यादा लोग अमेरिका के इन खतरों को खारिज करते हैं। उन्होंने दावा किया है कि वेनेजुएला में कोका की खेती नहीं होती और ये देश ड्रग्स उत्पादन से मुक्त है। मादुरो ने यह भी कहा कि अमेरिका हमेशा देशों को बदनाम करने के लिए अलग अलग आरोप लगाता रहा है। साथ ही मादुरो ने लोगों से अपील की है कि वो मिलिशिया में शामिल हों ताकि किसी भी हमले की स्थिति में सेना की मदद की जा सके। सरकार का दावा है कि मिलिशिया की संख्या 45 लाख से ज्यादा है। वेनेजुएला और अमेरिका के बीच तनाव में जिस तरह से ईरानी ड्रोन वेनेजुएला की मदद कर रहे हैं, इसकी न सिर्फ अमेरिका में बल्कि पूरी दुनिया में चर्चा शुरू हो गई है। इजराइल में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर खुलकर नाराजगी सामने आ रही है। शनिवार देर रात तेल अवीव की सड़कों पर हजारों लोग उतरे और बड़ी रैली निकाली। प्रदर्शनकारियों ने युद्ध के खिलाफ अपील की है कि गाजा युद्ध को तुरंत खत्म कराया जाए और वहां फंसे बंधकों की सुरक्षित रिहाई सुनिश्चित करें। तेल अवीव के मिलिट्री ऑफिस के पास बने केंद्रीय चौक पर भीड़ इकट्ठा होकर प्रदर्शन कर रही थी। इस दौरान लोगों ने इजरायली झंडे लहराए और बंधकों की तस्वीर वाले पोस्टर थामे हुए थे। कई पोस्टर पर लिखा था, ट्रंप की विरासत गाजा युद्ध से ढह रही है और प्रेसिडेंट ट्रंप अभी बंधकों को बचाइए। नेतन्याहू का गाजा सिटी पर फोकस। दरअसल इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सेना को गाजा सिटी पर कब्जा करने का आदेश दे चुके हैं। माना जा रहा है कि कई बंधक वहां कैद हैं। हालांकि बंधकों के परिवार और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को डर है कि इस सैन्य अभियान से कैदियों की जान को खतरा हो सकता है। इजरायली रक्षा अधिकारियों ने भी स्वीकार किया कि इस आशंका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इजरायली नागरिक ऑर्ना न्यूरो, जिनके बेटे ओमार की 7 अक्टूबर 2023 के हमले में मौत हुई थी और जिनका शव अब तक गाजा में है, उन्होंने सरकार को कटघरे में खड़ा किया। न्यूरा ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि अमेरिका दोनों पक्षों पर दबाव बनाए और ऐसा समझौता कराए जिससे हमारे प्रियजन सुरक्षित घर लौट सके। उन्होंने कहा कि उनका बेटा अमेरिकी नागरिक भी था, जिससे मामला और संवेदनशील हो गया है। बता दें कि तेल अवीव में हर सप्ताह युद्ध और बंधकों की रिहाई को लेकर प्रदर्शन तेज हो रहे हैं। आयोजकों का कहना है कि इस बार दसियों हजार लोग सड़कों पर उतरे। चुनाव प्रचार के दौरान ट्रंप ने गाजा संघर्ष को जल्द खत्म कराने का वादा किया था, लेकिन अपने कार्यकाल के 8 महीने बीत जाने के बावजूद भी वो कोई ठोस समाधान नहीं निकाल पाए। शुक्रवार को उन्होंने बयान दिया था
कि अमेरिका हमास से बहुत गहरे स्तर पर बातचीत कर रहा है। गौरतलब है कि इजरायली सेना ने हाल ही के दिनों में गाजा सिटी के कई हिस्सों पर बड़े पैमाने पर हमले किए। वैश्विक एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि वहां लाखों फिलिस्तीनी गंभीर भुखमरी का सामना कर रहे हैं। हालांकि इजरायल ने अकाल की आशंका से इनकार किया है। शनिवार को सेना ने गाजा सिटी के निवासियों को दक्षिण की ओर पलायन करने की चेतावनी दी है। ईरान और इसराइल के बीच जून 2025 की 12 डेज वॉर के बाद हालात बदल रहे हैं। ईरान अपनी सैन्य ताकत को मजबूत कर रहा है और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी सक्रियता दिखा रहा है। इसके अलावा पड़ोसियों से ईरान के रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। इसी कड़ी में ईरान की न्यायिक प्रमुख गुलाम हुसैन मोहसिन-नेजई ने शनिवार को तेहरान में इराक के नेशनल विजडम मूवमेंट के नेता सैयद अम्मार अल हाकिम के साथ एक महत्वपूर्ण मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान नेजई ने जोर देकर कहा कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान कभी भी धौंस पट्टी या बाहरी दबाव के आगे नहीं झुकेगा और हमेशा आपसी सहमति पर आधारित बातचीत में विश्वास रखेगा। ये बयान ऐसे समय में आया है जब ईरान हाल ही में इसराइल और अमेरिका के साथ हुई 12 दिवसीय जंग के बाद अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने पर फोकस कर रहा है। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी इरना ने इस मुलाकात की विस्तृत रिपोर्ट जारी की है, जिसमें नेजई के बयानों को प्रमुखता से जगह दी गई है। ये मुलाकात तेहरान में आयोजित की गई, जहां दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय मुद्दों, द्विपक्षीय संबंधों और वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा की। नेजई, जो ईरान की न्यायपालिका के प्रमुख हैं, उन्होंने अल हाकिम के साथ स्पष्ट बातचीत की और ईरान की विदेश नीति को साफ करते हुए कहा कि देश अपने दुश्मनों की साजिशों के प्रति पूरी तरह सतर्क है। उन्होंने जोर दिया कि ईरान अपने मौलिक अधिकारों से कभी समझौता नहीं करेगा जो अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत मान्य है। ये बयान ईरान के उस दृढ़ रुख को दर्शाता है जो जून 2025 में इसराइल और अमेरिका के साथ हुई जंग के बाद और मजबूत हुआ है। गुलाम हुसैन मोहसिन-नेजई ने कहा, ईरान अपने दुश्मनों की शक्ति से गुस्से में है और वे साजिशें रचते हैं। हमें इन साजिशों को बेअसर करने की जरूरत है। देश कभी भी बाहरी ताकतों की धौंस या धमकी के आगे नहीं झुकेगा और बातचीत केवल आपसी सम्मान के आधार पर ही होगी। ईरान इसराइल जंग के दौरान इसराइल ने ईरान के परमाणु सुविधाओं पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए, जिसमें अमेरिका ने भी बाद में हिस्सा लिया। ईरान ने जवाब में सैकड़ों मिसाइलें और ड्रोन दागे, जिससे दोनों पक्षों को भारी नुकसान हुआ। युद्ध के बाद ईरान ने आंतरिक सुरक्षा को सख्त किया, जिसमें संदिग्ध जासूसों की गिरफ्तारियां और इसराइली सहयोगियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शामिल है। नेजई ने जुलाई 2025 में ही ऐसे सहयोगियों के लिए मौत की सजा की घोषणा की थी, जो इस मुलाकात के बयानों से जुड़ता है। आपको बता दें कि अल हाकिम इराक के एक प्रमुख शिया राजनीतिक नेता हैं। ईरान के साथ गहरे संबंध वे रखते हैं। उनका नेशनल विजडम मूवमेंट इराक की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और ईरान इराक संबंधों को मजबूत करने में सक्रिय रहा है। ये मुलाकात क्षेत्रीय स्थिरता और एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस, जो ईरान समर्थित एक गठबंधन है, उसे पुनर्जीवित करने का प्रयास मानी जा रही है, खासकर जब इराक में अमेरिकी सैन्य मौजूदगी अभी भी एक मुद्दा बनी हुई है। दोनों नेताओं की लंबी बातचीत हुई और इस मामले में उन्होंने आपसी बयान भी जारी किए। ये बयान अमेरिका और इसराइल के संदर्भ में देखे जा रहे हैं, जिन्होंने युद्ध के दौरान ईरान पर दबाव बनाया था। नेजई ने हाल ही में अमेरिका के साथ सीधी बातचीत की वकालत करने वाले ईरानी सुधारवादियों को भी चेतावनी दी है, जिनमें उन्हें कानूनी कार्रवाई की धमकी दी गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये बयान ईरान की आंतरिक एकता को मजबूत करने का एक हिस्सा है। ईरान फिलहाल अपने परमाणु कार्यक्रम को तेज करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसमें कितनी गति आई है ये अभी तक इसकी कोई जानकारी नहीं है। बहरहाल दोनों नेताओं की बातचीत में कुछ बड़े बयान सामने आए हैं। देखना ये होगा कि ईरान अब किस तरीके से इसराइल पर एक्शन लेता है, चाहे वो कूटनीतिक एक्शन हो, चाहे वो रणनीतिक एक्शन हो।